नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, छत्तीसगढ़ महिला परिषद परीक्षा के लिए हम पेड क्लास लेकर आए हैं। ये इसका दूसरा डेमो वीडियो लेक्चर है। पहले डेमो वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 1 का मतलब भाग 1, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना एवं कार्यक्रम के बारे में सिलेबस दिया है, उसमें एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। आज की इस क्लास में हम आंगनबाड़ी की सेवाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व इत्यादि टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आगे लिखा हुआ है आंगनबाड़ी की सेवाएं, हितग्राहियों उद्देश्य का चयन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य दायित्व इत्यादि। तो ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। ये इसका दूसरा डेमो वीडियो लेक्चर है। अगर आपको ये डेमो वीडियो पसंद आएगा, उसके बाद अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए होगा तो आपको हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज करना होगा। आज रात 8 बजे इसमें ऑफ़र चलेगा। जैसे कि आप देखेंगे कंप्लीट पैकेज और पार्ट 1 का दो तरीके से आपको क्लासेस मिलेगा। तो कंप्लीट पैकेज का जो प्राइस होगा वो सिर्फ 2500 रुपये होगा और पार्ट 1 का जो प्राइस होगा सिर्फ 999 रुपये में आप आज रात 8 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ये ऑफ़र चलेगा। अगर आपको ये क्लास चाहिए होगा तो जल्दी से जल्दी आप आज परचेज़ कर लेना। कोर्स कैसे परचेज़ करना है, पेमेंट कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है और परचेज़ करने के बाद किस तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी, इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा जिससे आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा 9399958991। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और ये टेलीग्राम नंबर भी है। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं, व्हाट्सअप नहीं चलाते तो आप टेलीग्राम में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में हम सबसे पहले आंगनबाड़ी की सेवाएं देखेंगे। तो आंगनबाड़ी की सेवाओं को समझने के लिए सबसे पहले आपको आंगनबाड़ी को समझना होगा। तो आंगनबाड़ी क्या है, आप सबको आंगनबाड़ी के बारे में पता ही है, लेकिन हम वो सारे फैक्ट पढ़ लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आंगनबाड़ी का वास्तविक जो अर्थ होता है वो है आंगन या आश्रय। आंगनबाड़ी भारत में ग्रामीण स्तर पे हम देखे जाएँ तो ग्रामीण में जो शिशुवती माँ है और बच्चे हैं उनके देखभाल के लिए आंगनबाड़ी बनाया गया है। बच्चों के भूख कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी शुरू किया गया। याद रखेंगे ये ईयर 1975 और ये केंद्र सरकार की योजना है। याद रखेंगे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ये कार्यक्रम है। और किस योजना के अंतर्गत इसे शुरू किया गया? एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत। आंगनबाड़ी 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे, किशोरी युवतियों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं के देख रेख करने वाली माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रत्येक आंगनबाड़ी लगभग 400 से 800 लोगों की जनसंख्या पर बनाई जाती है। जनसंख्या के आधार पर जो है आंगनबाड़ी को बनाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो कई गांव में एक से अधिक आंगनबाड़ी भी होता है। तो इसका आगे देखते हैं, लिखा हुआ ये चीज़, जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक अथवा एक से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हो सकते हैं। अगर कोई बड़ा गांव है, जनसंख्या ज़्यादा है, 3 से 4 हज़ार जनसंख्या है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि 2 से 3 आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं। तो ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो जनसंख्या के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। लगभग 400 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका जो होते हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र को चलाते हैं तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय करके, मतलब मिलजुल कर ये सब काम करते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसके बारे में लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। इसका क्रियान्वयन आंगनबाड़ी के माध्यम से होता है। प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती है जिसे मुख्य सेविका कहा जाता है और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को कार्य करने के संबंध में मार्गदर्शक प्रदान करती है। जैसे कि आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, इसका क्या काम होता है ये यहाँ पे दिया हुआ है। आंगनबाड़ी में क्या क्या सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, पहले लेक्चर वन में भी मैंने इसके बारे में बताया है। लेक्चर 2 में भी हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा और इससे संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल आ ही सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या सेवाएं मिलती है ये हम देखते हैं।
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण होता है आंगनबाड़ी के माध्यम से। समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण। ठीक है, मतलब प्रसव पूर्व मतलब जब स्त्री गर्भ धारण करती है तब से लेकर जब शिशु का जन्म होता है तब से लेकर, है ना, उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद 6 साल जब तक बच्चों का ना हो जाए तब तक लेकर आंगनबाड़ी में जो भी परामर्श है, स्वास्थ्य सेवा है, अनौपचारिक शिक्षा है, ये सब कुछ आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलता है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषण, जो भी महत्वपूर्ण पोषण होता है ताकि बच्चों को कुपोषण ना हो, वो सब आंगनबाड़ी के माध्यम से दिया जाता है। गर्भवती और शिशुओं की देखभाल करने वाली स्त्रियों को अनुपूरक पोषण आंगनबाड़ी के माध्यम से दिया जाता है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तो दिया जाता है, इसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं को, शिशुओं की देखभाल करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको भी दिया जाता है। 15 से 45 वर्ष के आयु की सभी महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है, ये एज लिमिट है 15 से 45 वर्ष, ये याद रखना है। सभी वर्ग के महिलाएं, है ना, सभी वर्ग के महिलाएं या सभी 15 से 45 वर्ग के आयु के जो जितने भी वर्ग के महिलाएं होंगे उसमें ऐसे कैटेगराइज नहीं किया जाएगा कि अमीर हैं, गरीब हैं, ST SC OBC हैं। सभी वर्ग की महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा मुहैया कराया जाएगा आंगनबाड़ी के माध्यम से। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्वक देखभाल तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की प्रसवोत्तर देखभाल, शिशु जन्म हो जाने के बाद भी देख रेख किया जाएगा आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी के जो संचालक होंगे और जो सहायिका होंगे उसके माध्यम से। नए जन्मे शिशुओं तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जाएगा। कुपोषण अथवा बीमारी के गंभीर मामलों को अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा जिला अस्पतालों इत्यादि के माध्यम से देखा जाएगा और उनको रिपोर्ट भेजा जाएगा। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान किया जाएगा, मतलब साला जाने से पहले की जो शिक्षा होती है वो आंगनबाड़ी के माध्यम से दिया जाता है 3 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को। जो महत्वपूर्ण 6 सेवाएं जो हमने क्लास 1 में पढ़ा था, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या सेवाएं हैं? टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा और शाला पुरुष शिक्षा। इसके बारे में कौन कौन हितग्राही ये हमने देखा ही था। इसके बारे में और डिटेल से हम पढ़ेंगे। टीकाकरण में क्या क्या होता है, स्वास्थ्य जांच में क्या क्या होता है, संदर्भ सेवा में क्या क्या होता है, तो ये सब में और डिटेल पढ़ेंगे कि क्या क्या सेवाएं जो है आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलता है। हितग्राहियों के बारे में डिटेल मैंने बता दिया था पहले लेक्चर में, आप इसको एक बार और पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन हितग्राही होते हैं, जैसे कि सिलेबस में लिखा हुआ है हितग्राहियों का चयन कैसे किया जाता है, वो सब भी लिखा हुआ है, तो इसके बारे में देख लीजिए। हितग्राही कौन कौन होते हैं? गर्भवती महिलाएं, जो भी गर्भवती महिलाएं होते हैं वो आंगनबाड़ी में लाभ ले सकते हैं। स्तनपान कराने वाली जो शिशुवती महिलाएं हैं वो, और 6 वर्ष आयु तक के बच्चे। इसके अलावा 15 से 45 वर्ष तक के सभी वर्ग के महिलाएं को भी पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा का यहाँ पे सलाह दिया जाता है। आंगनबाड़ी से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेबल में। शुरुआत 1975 से, और आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, किस योजना के अंतर्गत इसे चलाया जाता है या किस कार्यक्रम के अंतर्गत इसे चलाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आया तो आप याद रखेंगे एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसका उद्देश्य, आंगनबाड़ी स्थापित करने का उद्देश्य क्या था कि देश में कुपोषण में कमी हो, मृत्यु दर में कमी हो, माता जो हैं और शिशु जो हैं वो स्वस्थ रहें और उनको पोषण आहार देना, स्वास्थ्य सेवा देना इत्यादि इसका उद्देश्य था। हितग्राही कौन होते हैं? यहाँ पे हमने देखा गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं या 6 वर्ष तक के बच्चे हैं। आधिकारिक वेबसाइट जो है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं wcd.nic.in, ये आधिकारिक मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है आंगनबाड़ी का। अब एक आंगनबाड़ी बनता है तो आंगनबाड़ी में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, या आंगनबाड़ी की जब स्थापना होगी तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, वो हम देख लेते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट एक बार देख लेते हैं, अगर पूछ दिया जाए तो आप कम से कम एक बार पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है क्वेश्चन बन जाए या ध्यान में रहे। एक भवन जो 63 वर्ग मीटर या 550 वर्ग फुट हो
तो कम से कम इतना रिक्वायरमेंट होना चाहिए भवन का। बरामदा 6x1.5 मतलब 1.5 वर्ग मीटर होना चाहिए तथा वह बाधा मुक्त होना चाहिए, कोई बाउंड्री ऐसा नहीं होना चाहिए, बाधा मुक्त होना चाहिए। खेल का मैदान, खेल सामग्री तथा बाल हितैषी खिलौने, बच्चे के खेलने युक्त खिलौने होना चाहिए। साफ सफाई होना चाहिए वहाँ पे, जल और स्वच्छता की सुविधाएं वहाँ पे होना चाहिए। साफ और स्वच्छ रसोई घर, रसोई और स्टोर 6x3 वर्ग मीटर होने चाहिए। तो इतना डिटेलिंग तो शायद ही पूछा जाए। अब बस ये ध्यान रखना कि साफ़ सफाई होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, बरामदा होना चाहिए, ठीक है, और जल की सुविधाएं होना चाहिए। बाल हितैषी शौचालय होना चाहिए, शौचालय कम से कम 2 होने चाहिए। पहुंच के लिए ढलावदार सुविधाएं होनी चाहिए। मजबूत तथा रिसाव मुक्त छत वाला भवन होना चाहिए, छत में ऐसा लीकेज ना करे, इस तरीके से छत अच्छे से वाटर प्रूफ होना चाहिए। मजबूत खिड़कियां और दरवाजे होना चाहिए, ठीक है, खिड़की और दरवाजे मजबूत होना चाहिए। विद्युत कनेक्शन और सुविधा होना चाहिए। फर्नीचर होने चाहिए, पंखे होने चाहिए, बिस्तर होना चाहिए। जल, बाल्टी, ब्रश, झाड़ू, साबुन, अध्ययन करने के लिए जो पठन पाठन की सामग्री हैं वो होने चाहिए। तो ये सब जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है आंगनबाड़ी अगर स्थापित होती है कोई भी जगह, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के उत्तरदायित्व, कार्यकर्ता के क्या क्या दायित्व हैं ये हम पहले एक पॉइंट में देखेंगे। उसके बाद जैसे हम 6 महत्वपूर्ण कार्य देखें आंगनबाड़ी का, उसका डिटेलिंग करेंगे, ठीक है, उसको और डिटेल से पढ़ेंगे। तो आंगनबाड़ी के उत्तरदायित्व एक बार हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट है उसके बाद इसका डिटेल पढ़ेंगे। समुदाय का सर्वेक्षण करके 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा दूध पिलाने वाली माताएं कितनी हैं, इनके बारे में एक रिकॉर्ड रखना, ठीक है। जैसे गांव के आसपास जो आंगनबाड़ी है वो जन समुदाय का आकलन करेगी और उसमें ये देखेंगे कि टोटल 6 वर्ष की कम आयु के कितने बच्चे हैं, कितने गर्भवती महिलाएं हैं, कितने ऐसे महिलाएं हैं जिनके बच्चे छोटे हैं जो दूध पिलाते हैं। तो इस तरीके से आकलन किया जाएगा और उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। 0 से 6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पोषण आहार दिया जाएगा। पहले तो आप इसका आकलन करेंगे कि कितने लोग हैं हितग्राही, उसके बाद उनको आप सेवा देना चालू करेंगे। तो पूरक पोषण आहार खिलाना ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होगी। महिलाओं, बच्चों और समुदाय को स्वास्थ्य तथा पोषण आहार की शिक्षा, ठीक है, जो भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको इसके बारे में जागरूक करना कि आप कैसे स्वस्थ रहें, क्या क्या खाए पिए। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा देना, ठीक है, शाला से पहले जो शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा देते हैं जिसमें बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास किया जाता है, ये आंगनबाड़ी के माध्यम से होता है। 3 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को ये दिया जाता है। 6 वर्ष से छोटे बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तथा प्राथमिक सहायता प्रदान करना, ठीक है, ये पीएचसी के माध्यम से भी कर दिया जाता है। मतलब जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा दिया जाना चाहिए वो दिया जाता है और इमरजेंसी में अस्पताल भी रिफ़र किया जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से। आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के माता पिता को घरेलू मुलाकातों के माध्यम से मिलना और उनके कार्यक्रम में सहायता प्राप्त करने की कोशिश करना। अगर कोई बच्चा किसी काम में एक्टिव नहीं है या फिर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उनके माता पिता को बुलाकर उसके बारे में सलाह देना या फिर बच्चों को अच्छे से ध्यान रखे उनसे संबंधित बातें करना। टीका लगाने और स्वास्थ्य जांच करने में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करना। जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका मदद किया जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से। टीका लगाना हो या फिर कोई भी स्वास्थ्य जांच से संबंधित, जैसे खून चेक करना, रक्तचाप चेक करना, ये सब जो है आंगनबाड़ी के माध्यम से भी हो जाता है। गंभीर रूप से अल्पपोषित, कुपोषित, बीमार और खतरे वाले बच्चों, छूत के रोगियों और विभिन्न प्रकार की कमियों वाले बच्चों को डॉक्टर के पास भेजना, ठीक है। जैसे कोई गंभीर समस्या आ जाती है तो तुरंत उसको चिकित्सीय सलाह के लिए भेजा जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से। रिकॉर्ड रजिस्टर रखकर खासकर वजन कार्ड, बाल स्वास्थ्य कार्ड, पूरक पोषण आहार कार्ड, आंगनबाड़ी में उपस्थिति रिकॉर्ड आदि का जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं से अपने सेवा क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने में सहायता करना। महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो भी
महत्वपूर्ण योजना आती है उसके जो भी सेवा होते हैं उसका लाभ दिलाने में भी सहायता करता है आंगनबाड़ी। अब हम देख लेते हैं सहायिकाओं के क्या दायित्व होते हैं वो सब चीज़। सहायिकाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की निम्नलिखित कार्यों में सहायता के लिए दिन में लगभग 6 घंटे काम करना पड़ता है। पहला काम ये हो जाता है खाना पकाना और बच्चों और माताओं को परोसना, खाना पकाकर बच्चों और माताओं में उसे परोसना, ये सहायिका का कार्य होता है। रोजाना आंगनबाड़ी के प्रांगण को साफ करना, आंगनबाड़ी के लिए पानी लाना, ठीक है, तो खाना बनाना, आंगनबाड़ी को साफ़ सफाई करना और पानी लाना, ये सब सहायिका के काम है। छोटे बच्चों की साफ़ सफाई करना, गांव के छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में इकट्ठा करना, ये सब सहायिका के दायित्व हैं। अब हम देखते हैं पर्यवेक्षक सुपरवाइज़र के दायित्व क्या क्या होते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र सर्वेक्षण करने, परिवारों की सूची बनाने, लक्ष्य समूह को पहचानने, ग्रामों में जन्म एवं मृत्यु का रिकॉर्ड तैयार करने तथा लाभ पाने वाले व्यक्तियों की सूची बनाने में सहायता एवं मार्गदर्शन, मतलब कितने लोगों को आंगनबाड़ी के थ्रू हेल्प मिलेगा और जैसे जन्म दर हो गया, मृत्यु दर हो गया, इससे संबंधित रिकॉर्ड तैयार करना और रिकॉर्ड तैयार करवाने से संबंधित जो भी गाइडलाइंस है वो पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के माध्यम से दिया जाना चाहिए। अगला है कुपोषित और बीमार बच्चों को पहचानने, बच्चों की आयु एवं भार का अनुमान लगाने में तथा भार चार्ट में सही उम्र लिखने, साधारण दवाओं के बांटने में, गंभीर दशा वाले बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजने में और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित और मार्गदर्शित करने में पर्यवेक्षक का योगदान रहता है। ठीक है, क्या क्या है, अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसको तुरंत चिकित्सीय सलाह के लिए भेजना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, ये सब जो है पर्यवेक्षक के काम हैं। अगला है आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित क्षेत्र भ्रमण द्वारा निरीक्षण करना, जितने भी केंद्र हैं उनका भ्रमण करना और उनका निरीक्षण करना। ग्राम परियोजनाओं और समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों का महीनों में कम से कम एक बार, अब इसमें भी कंडीशन है, एवं आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों का 6 सप्ताह में कम से कम एक बार दौरा करना आवश्यक है। ठीक है, तो आप ये याद रखना, साधारण जगह क्या है, महीने में कम से कम एक बार, और आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्र में 6 सप्ताह में कम से कम एक बार दौरा या निरीक्षण करना आवश्यक है। घर घर जाकर परिवारों से संपर्क करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता करना। सरल व शिक्षाप्रद संदेश, पोषणाहार, स्वास्थ्यप्रद बनाना, स्वास्थ्य तथा पोषणाहार शिक्षा से संबंधित प्रचार सामग्री का उपयोग करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने में सहायता करना। तो ये सब जो है वो सुपरवाइजर का काम होता है। समय समय पर प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर रिकॉर्ड, पंजियों, शेष माल तथा वस्तुओं की जांच करना और इस संबंध में उन्हें समय समय पर सुधार निर्देश करना। जैसे कि आंगनबाड़ी में देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे क्या क्या आवश्यकता है और क्या क्या सामान बचा है, क्या क्या सामान नहीं रहा, उससे संबंधित रिकॉर्ड रखेगा और समय समय पर सुझाव भी देगा। प्रति माह एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना की प्रगति का पुनरावलोकन करना और क्रियात्मक समस्याओं पर चर्चा और विचार करने और उनका समाधान करने के लिए कर्मचारियों की मासिक बैठक बुलाना। ठीक है, जो भी काम हो रहा है उससे संबंधित रिकॉर्ड की साझा के लिए या फिर आपसी सहमति के लिए, आपसी चर्चा के लिए हर माह बैठक कर्मचारियों का बुलाना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्राम स्तर पर महिला मंडल तथा समन्वय समिति बनाने और चलाने में सहयोग देना तथा स्थानीय स्रोतों द्वारा कार्यक्रम के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में सहयोग देना। जो भी कार्यक्रम है उसके आपसी सहयोग में जो है सम्मिलित होकर उसको चलाना। ठीक है, एक तरफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व परियोजना अधिकारी के बीच संबंध स्थापित करना व दूसरी ओर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व स्वास्थ्य कर्मचारी के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना। मतलब एक मीडियम होगा सुपरवाइजर, इन दोनों के बीच संपर्क सूत्र स्थापित करेगा। परियोजना अधिकारी को परियोजना प्रशासन तथा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सहयोग देना। जो भी परियोजना अधिकारी होगा उसको समय समय पर इन सारी चीज़ों के लिए सहयोग प्रदान करेगा। आंगनबाड़ी के जितने भी दायित्व है इसको हमने एक पॉइंट वाइज पढ़ लिया। अब हम जो 6 महत्वपूर्ण सेवा हैं आंगनबाड़ी का उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जैसे आप 120 अंक के लिए आप तैयारी करेंगे तो उसमें और डिटेल पूछा जाएगा।
ठीक है। तो सबसे पहला काम हम देख लेते हैं पूरक पोषण से संबंधित कार्य, इसमें क्या क्या किया जाता है। ये आंगनबाड़ी की सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। पूरक पोषण से संबंधित जो कार्य है वो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता एवं सहायिका के माध्यम से इस कार्य को किया जाता है। इसका उद्देश्य कुपोषण में कमी लाना। पूरक पोषण मतलब क्या, जिनको पूरक पोषण की ज़रूरत है, जैसे जो कुपोषित बच्चे हैं या फिर कमज़ोर बच्चे हैं या फिर कमज़ोर माता हैं, उनको उचित पोषण देना ही पूरक पोषण है। तो इसका उद्देश्य भी क्या होगा, कुपोषण में कमी लाना, कम वजन पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना, माताओं का जो जो हेल्थ इशू हो जाता है, कुपोषण से भी शिकार हो जाती हैं, उनमें भी कमी लाना। तो ये सब जो है पूरक पोषण संबंधित कार्य का उद्देश्य है। यह कार्य माह में औसतन 25 दिन, जैसे आप संडे को छोड़ देंगे तो औसतन 25 दिन होता है, ठीक है। और साल में लगभग 300 दिन पूरक पोषण कार्य होता है। 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण दिया जाता है। ये आप याद रखेंगे, किनको पूरक पोषण दिया जाता है, 6 वर्ष तक के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को एवं शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण दिया जाता है। अगला कार्य है टीकाकरण से संबंधित कार्य, ये भी महत्वपूर्ण कार्य है। अब इसमें क्या क्या होता है ये हम देख लेते हैं। इस सेवा का महत्वपूर्ण उद्देश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना है। टीका क्यों लगाया जाता है, ताकि रोगों से लड़ा जा सके, ठीक है। तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। अब कौन कौन से टीका जो है किस किस बीमारी से लड़ने के लिए लगाया जाता है ये हम देख लेते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पोलियो, टिटनेस, खसरा, काली खांसी, गलघोंटू, टीबी जैसे बीमारियों से बचने के लिए टीका लगाया जाता है। टीकाकरण की सेवाएं माह में एक बार, या तो सोमवार या तो गुरुवार, माह में एक बार आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से माइक्रो प्लान बनाकर किया जाता है। एक माइक्रो प्लान बनाया जाता है टीकाकरण के लिए कि कब करेंगे, और महीने में एक बार किया जाता है। महीने में एक बार किया जाता है, या तो वो सोमवार हो या तो गुरुवार हो। और किसके माध्यम से किया जाता है, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से गांव गांव में टीकाकरण का जो सेवा है वो दिया जाता है। भारत में विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में जो टीकाकरण दिया जाता है वो निःशुल्क होता है, ठीक है। सभी टीका मुफ्त दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कोई पैसा नहीं लिया जाता। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो भी टीका होता है वो मुफ्त किया जाता है। 3 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के अतिरिक्त पोषण दिवस का आयोजन किया जाता है। अब इस पोषण दिवस में बहुत सारे काम भी किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या काम किए जाते हैं पोषण दिवस आयोजन करके, इसमें किशोर बालिकाओं को आयरन की गोलियां, इसको करेक्ट कर लेना, किशोरी बालिकाओं को आयरन की गोलियां वितरित की जाती हैं। 2 से 5 वर्ष के बच्चों को पेट में कीड़े की रक्षा के लिए 6 माह के अंतराल में, मतलब हर 6 महीने में मेमंडाजोल की गोली दी जाती है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का वजन लिया जाता है एवं कुपोषित बालकों का जांच किया जाता है। तो ये सब पोषण दिवस का आयोजन करके किया जाता है। फिर अगला इम्पोर्टेंट काम है स्वास्थ्य जांच से संबंधित कार्य। इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। ये जो उद्देश्य है आप याद रख सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच करवाती है। और जांच कैसे होता है, चौथे, 7वें एवं 9वें महीने के पूर्व जांच होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी गर्भवती महिलाएं होती है उसका चौथे महीने के पूर्व, 7वें महीने के पूर्व और 9वें महीने के पूर्व, 4, 7, 9 ऐसे आप याद रखना जो चेकअप है वो कराया जाता है। इसके अंतर्गत गर्भस्थ शिशु की जांच करना, रक्तचाप जांच करना, जैसे ब्लड प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, खून जांच करना, वजन लेना और गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली देना आदि कार्य किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं की जांच की तारीख और जांच का रिजल्ट, किस डेट में जांच हुआ है, चेकअप हुआ है और उसका रिजल्ट क्या रहा, ठीक है, इसका जो भी रिपोर्ट होता है वो अंकित करती है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। बच्चा कार्ड या ममता कार्ड, उनके पास एक कार्ड होता है बच्चा कार्ड या ममता कार्ड, उसमें जो भी चेकअप हुआ, किस डेट को हुआ, क्या रिजल्ट हुआ है, इसका जो है विवरण होता है।
पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित कार्य अगला कार्य। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 15 से 45 वर्ष तक की सभी महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को स्वास्थ्य और पोषण की सेवा दिया जाता है और जनसंख्या शिक्षा आदि की सलाह भी दिया जाता है। ठीक है, जैसे बच्चे दो ही अच्छे, ये सब स्लोगन आप सुने ही होंगे। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने से संबंधित और अन्य शिक्षा वगैरह भी दिया जाता है। मेडिसिन किट से साधारण बीमारियों की दवाइयाँ आवश्यकता अनुसार वितरित किया जाता है ना। मेडिसिन किट होता है जिसमें जो भी सिंपल सी सर्दी, खांसी, जुकाम इत्यादि बीमारियाँ, जो साधारण बीमारियाँ होती हैं, उससे संबंधित दवाइयाँ भी आवश्यकता अनुसार आवश्यक पड़ने पर दिया जाता है। क्षेत्र में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के बारे में जानकारी दिया जाता है। ठीक है, जो भी संक्रामक बीमारी आसपास क्षेत्र में होता है उसके बारे में भी जानकारी दिया जाता है और उचित रोकथाम के लिए जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य अधिकारी को या फिर चिकित्सा विभाग को जानकारी दिया जाता है। शिशु विकलांगता, अति कुपोषित एवं बीमार बच्चों के लिए उचित उपचार के लिए जानकारी दिया जाता है। ठीक है, अगला है अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित कार्य। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा दिया जाता है। ये हम पहले लेक्चर में भी पढ़ा था। अब हम देख लेते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है। देखिए, इसका जो उद्देश्य होता है बच्चों को शिक्षा के प्रति उनके दिमाग को विकसित करना है ना। इसका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, बच्चों के विचार में शुद्धता लाना, अच्छे अच्छे कहानियाँ, अच्छे अच्छे बातें उनको बताना और स्वास्थ्य आदतों को सुधार करना। जैसे खाने से पहले हाथ धोना है, बाथरूम जाने से पहले हाथ धोना, ये एक स्वास्थ्य आदत हो गई। इन सारी चीज़ों का विकास करना, ये अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। फिर अगला है संदर्भ सेवाएं। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर स्वास्थ्य जांच, वृद्धि, निगरानी के दौरान पाए जाने वाले गंभीर कुपोषित बच्चे, जब जो भी चेकअप होता है उसके दौरान ये पाया जाता है कि बच्चे जो हैं वो गंभीर कुपोषित हैं या महिलाएं जो हैं वो कुपोषित हैं या उनको किसी चीज़ का खतरा है, तो खतरे के जो भी लक्षण होते हैं उसके बाद जो है जल्दी से जल्दी नज़दीकी अस्पताल में रिफ़र किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केवल उन्हीं महिलाओं एवं बच्चों को निर्धारित रेफरल स्लिप के माध्यम से पीएचसी, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर होता है पीएचसी का मतलब, और केवल उनको ही रेफ़र किया जाता है जिनको ज़रूरत होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि रेफरल स्लिप के माध्यम से जो है या तो प्राइमरी हेल्थ केयर जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं या तो अस्पताल रेफ़र किया जाता है जिनको ज़रूरत है। रेफरल पर्ची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा भरा जाता है। रेफरल पर्ची के 3 भाग होते हैं। एक भाग आंगनबाड़ी केंद्र पर होता है, दूसरा भाग उनके माता पिता को दिया जाता है और तीसरा भाग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी को दिया जाता है, जो रोगी फॉलोअप कार्यक्रम के उपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को वापस किया जाता है। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। अब अगला क्लास जो होगा वो पेड क्लास का हिस्सा होगा। जितने भी लोग लेंगे उनको ये जो है क्लासेस मिलेगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।